देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में निष्पक्ष, निडर और निर्भीक पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए आप सत्य हिंदी के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़िए और इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। नई शिक्षा नीति का ऐलान हो चुका है, आप सबको पता है, लेकिन उस नई शिक्षा नीति में दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के बारे में क्या है, कितना है, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बहस है और इसमें काफ़ी समय लगेगा। लेकिन मैं आपको बहुत ही संक्षेप में कुछ मिनटों में उसमें से कुछ एक मुद्दे को उठाने की कोशिश करूंगा, आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ये जो ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है, जो रिपोर्ट तैयार किया गया है, 477 पेज की रिपोर्ट है, 477 पेज, जिसमें दलितों और पिछड़ों के बारे में सिर्फ 66 लाइन्स है। जी 66 पेज 148 से 150 के बीच। इसमें अगर आप अल्पसंख्यकों के बारे में जो कहा गया वो भी जोड़ लेते हैं, वो 70 लाइन है, 70 लाइन्स, पेज 150 से 150 के बीच में। अर्थात कुल मिलाकर मामला ये है कि टोटल 136 लाइन में दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े सबको जोड़ दिया गया है। यानी देश की 100 करोड़ आबादी की शिक्षा के बारे में 477 पेज के 477 पेजेस के रिपोर्ट में सिर्फ 136 लाइन्स है। ये तो हुआ कंटेंट, कितना महत्व हम देते हैं इन समुदायों के बारे में। अब मैं आपको बात करता हूं कि उसमें है क्या। जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अध्याय है, 14वां अध्याय, वो है उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े और अल्पसंख्यक, इनको शामिल नहीं किया गया है। उनको शामिल किया गया है प्राइमरी सेक्शन में, सेकेंडरी सेक्शन में। अब सवाल यह उठता है कि जब इन वर्गों के छात्रों को उच्चतर शिक्षा में भी रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, तो आप उसको इस रिपोर्ट में क्यों नहीं रख रहे हैं? तो क्या ये संविधान की मूल धारणाओं के खिलाफ नहीं है? क्या ये कोई साजिश नहीं है कि इन वर्गों के उच्च शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दिया जाए? अब इसके बाद एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि दलित और पिछड़े दोनों को एक साथ क्लब कर दिया गया है, उसके साथ अल्पसंख्यकों को भी जोड़ दिया गया है और उनके पिछड़ेपन की वजह की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों, अल्पसंख्यकों और अत्यंत पिछड़ों के पिछड़ेपन की अलग अलग वजह हैं। वो अलग अलग सोशल प्लेयर्स हैं, वो अलग अलग सोशल सेक्टर्स हैं, वो अलग अलग समाज की अस्मिताएं हैं और उन सब की अलग अलग स्थितियां हैं और इस वजह से उनके पिछड़ेपन के अलग अलग कारण भी हैं। लेकिन शिक्षा नीति में उनके अलग अलग कारणों को नहीं दिखाया गया है, उनको एक साथ जोड़ दिया गया, जिससे ये साबित होता है कि शिक्षा नीति उनके लिए गंभीर नहीं है और उनके पिछड़ेपन को लेकर गंभीर नहीं है, कोई गंभीरता से बात भी नहीं करना चाहती है। अब उनके पिछड़ेपन की क्या वजह है, ये क्या कहा गया है? ये जो पिछड़ेपन की वजह है, इसके बारे में जो ये नई शिक्षा नीति है उसमें जो बताए गए कारण, वो कहा गया है कि उन बच्चों के पास इन वर्गों मतलब दलितों, अल्पसंख्यकों, अत्यंत पिछड़ों, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, इनके पास आर्थिक बाधाएं होती हैं, भौगोलिक बाधाएं होती हैं, भाषाई अवरोध होती है, प्रवेश की प्रक्रिया जटिल होती है, रोजगार के साधन नहीं होते हैं और जब ये शिक्षा ग्रहण करते होते हैं तो इनके पास आर्थिक नुकसान होता है। इन वजहों से ये आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें कहीं भी जो जातीय भेदभाव है और जातीय भेदभाव की वजह से ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इस सच्चाई को कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया है। यानी नई शिक्षा नीति ना तो इन समुदायों के पिछड़ेपन के बारे में गंभीर है, ना उनके पिछड़ेपन के कारणों को लेकर गंभीर है, ना ही उस पर किसी तरह की बात करना चाहती है। और ये साफ है कि इसकी मंशा क्या, और साफ ये भी है कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।